भी आपके सारी चीज़ें जो इंग्लिश वाले हैं, जब जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, पॉज़ करेंगे और पॉज़ करके अपना जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? चलो भई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 69 में हमारा क्या कह रहा है? 69 में हमें 2 कथन दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है। देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट हमारा इनमें से पूछ रहा है कि वियना कन्वेंशन, यानी वियना कन्वेंशन को हम जानते हैं किसके लिए, ओजोन परत की रक्षा के लिए एक ढांचा है, यहाँ तक तो सही है। इसमें सीएफसी के उपयोग के लिए कानूनी रूप से बाध्यकार कटौती लक्ष्य शामिल है। तो ध्यान रखेंगे जो वियना कन्वेंशन हमारा आता है 1985 में, ये जो डेट ईयर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो रिवीजन कर लो अभी के अभी इनका। जो वियना कन्वेंशन है आता कब है, 1985 में, 88 में, यानी कि हम बात करेंगे 3-4 साल बाद ही 88 में जो है लागू हो जाता है। और ये ओजोन परत जो है उसके संरक्षण के लिए इसको लेके आया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होने हमारे, जो सीधी सी बात है, तो ध्यान रखेंगे ये इसमें ये जो लक्ष्य है ना, ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, बाध्यकारी कटौती लक्ष्य इसमें नहीं है। हालांकि आप दो डेट हैं किससे संबंधित है, कई बार ये भी पूछ लेता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में, या फिर सिंपल वे में पूछ ले स्टेटमेंट डाल के कि वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। अब इसी को जो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो वियना कन्वेंशन है, हमारे जो कन्वेंशन होते हैं, उन कन्वेंशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए हम प्रोटोकॉल्स देखते हैं। तो प्रोटोकॉल्स के बारे में जब अपन बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे प्रोटोकॉल होंगे, उन जो कन्वेंशंस होते हैं, उन कन्वेंशंस को लागू करने के लिए हम प्रोटोकॉल बनाते हैं। तो जो वियना कन्वेंशन है, इसको प्रोटोकॉल को लाने के लिए हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसको लाया गया था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए जो किगाली समझौता है, इसके उद्देश्य को एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्रोटोकॉल आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ही हम जो किगाली हम इसमें बात करते हैं, जो 1991 में जो आता है हमारा, यहाँ पर भारत के द्वारा 1991 में हम जो है वियना कन्वेंशन को, और 1992 में ओजोन परत के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, इसमें हम जो लोग है शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसके बारे में बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है 1987 में जो कि गाली समझौता था, इसके लिए यहाँ पर संशोधन करा गया था एचएफसी के लिए, ध्यान रखेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला गलत था। सही के बारे में बात करेंगे तो केवल और केवल भी हमारे यहाँ पर ध्यान रखेंगे सही हो जाएगा। ठीक है, 70वां देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है 70वें में। तो देखते हैं 70 क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पर जीईएफ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज के बारे में। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला कह रहा है वर्ल्ड बैंक जीईएफ ट्रस्ट फंड का प्रशासन करते हुए ये इसका ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल वर्ल्ड बैंक ही इसका ट्रस्टी है, यानी कि इसका जो सारी चीजें ना ट्रस्ट के रूप में जो हम संस्थान बोलते हैं, ये ट्रस्ट के रूप में इसका जो है सारी चीजों को मैनेज करता है। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा जीईएफ जो है सीबीडी, यानी कि कन्वेंशन टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और यूएनएफसीसी यानी कि जलवायु परिवर्तन वाला, स्टॉकहोम कन्वेंशन, सीसीडी यानी कि मरुस्थलीकरण वाला, पारा पर मिनामाटा कन्वेंशन, इनके लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। बिल्कुल, यानी कि इनको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है हमारा ये जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है। तो सीधी सी बात है, हमारा दोनों सही थे, तो दोनों सही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक, चलिए 71 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 71 हमारा कह रहा है इनमें से उपरोक्त में से कितने जो हिमनद हैं झील के फटने से आने वाली बाढ़, जिसे हम ग्लोफ बोलते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसके लिए उत्तरदायी कारक होते हैं हमारा। तो पहला क्या कह रहा है, ग्लेशियर के आयतन में परिवर्तन हो, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हमें ग्लोफ के लिए उत्तरदायी कारक देखने को मिलेगा। झील के जल स्तर में परिवर्तन होगा तो भी हो सकता है, और भूकंप, यानी कि तीनों के तीनों ग्लोफ के लिए हो सकते हैं। ग्लोफ होता क्या है कि जो हिमनद झील के फटने से आने वाली जो बाढ़ होती है, ठीक है, तो हिमनद जो झील होती है जब वो फट जाती है, उसके बाद जो बाढ़ आती है, तो उसके लिए उत्तरदायी कारक के तीनों के तीनों कारक हो सकते हैं, और तीनों कारक होंगे तो यहाँ पर सभी तीन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 72वां। सिकल सेल जो रोग है, सिकल सेल डिजीज है, एससीडी जिसके बारे में बोलते हैं, सिकल सेल रोग, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से जो सही है हमें उसके बारे में बताना है कौन सा सही है। पहला क्या कह रहा है, ये वंशानुगत डब्ल्यूबीसी विकारों का एक समूह है। तो ध्यान रखेंगे जो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल नहीं बल्कि आरबीसी का रेव होता है। आरबीसी की जो हमारी आकार है ना, सिकल सेल एनीमिया वगैरह देखते हैं तो उसमें इनका जो साइज है वो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी का नहीं बल्कि रेड ब्लड जो सेल्स है उनका रोग होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इसलिए यहाँ पर क्लियरली गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एससीडी में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है, जिसके कारण जो डब्ल्यूबीसी है कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, और सी आकार के कृषि उपकरण जैसा दिखती है, जिसे सिकल कहा जाता है। तो अगेन यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं की बात करी जाएगी, यानी कि आरबीसी की बात करी जाएगी, जबकि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, इसलिए जो है दूसरा हो जाएगा हमारा गलत। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा तो है ही नहीं, दो ही तो है हमारे, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, और सही हमसे यहाँ पर पूछा तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये दोनों की दोनों गलत दी गई थी। क्वाड समूह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्वाड समूह क्या है, यानी कि चार देश हमारे देखने को मिलेंगे क्वाड समूह में। ठीक है, तो क्वाड समूह में कौन कौन से चार देश होंगे, एक हमारा इंडिया मिल जाएगा, एक आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, एक आपको यूएस मिल जाएगा, और एक आपको जापान मिल जाएगा। ये चारों कंट्री मिलकर क्वाड समूह बनाते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला पहला कह रहा है ये भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए समान दृष्टिकोण वाले चार देशों की एक अनौपचारिक चर्चा है। बिल्कुल सत्य हो जाएगा हमारा पहला स्टेटमेंट के बारे में। दूसरा क्या कह रहा है,
दूसरा कह रहा है क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने रखा था। बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार सिर्फ इतना ही आपको क्वेश्चन में डाल के पूछ लेगा कि कौन से कंट्री के द्वारा जो है क्वाड का विचार लाया गया था और कब लाया गया था। तो दोनों चीजें 2007 और प्रधानमंत्री कौन से देश का, जापान के शिंजो अबे साहब थे उस टाइम पे, उनके द्वारा क्वाड का विचार लाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है 4 डेमोक्रेसी कंट्री भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान इनका समूह है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया और मैंने आपको ये बता दिया तो आपको पता चल गया होगा कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तीनों स्टेटमेंट सही होंगे तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 74 के बारे में बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कह रहा है हमारा इनमें से निम्न तथ्यों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है पनामा जो नहर है हमारी अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। तो आप पनामा नहर को देखेंगे जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में हमें देखने को मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है ये समाप्त हो रहा है और यहाँ से हमारा जो है साउथ अमेरिका ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ बीच में हमें जो है पनामा नहर देखने को मिल जाती है। इधर हम देखेंगे तो इधर हमें पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा, इधर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा क्लियरली सही। दूसरा क्या कह रहा है? इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, सूडान, एरिट्रिया और यमन ऐसे देश हैं जिनकी सीमा लाल सागर से मिलती है। तो प्यारे मित्रों, जो बॉर्डर कंट्रीज हैं हमारे रेड सी के, इनके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है और शॉर्ट भी एक आपको जीएस उमर पर मिल जाएगा। अंकित बयानपुरी आपका फोटो लगा हुआ है, देसी देसी ना वो लेकर चोरी रे गाना लगा हुआ है, देख सकते हैं आप वहाँ पर, उसके द्वारा याद कर सकते हैं। ट्रिक है हमारी डीजी या फिर देसी के द्वारा आप उसको याद कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इथोपिया इनमें शामिल। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लाल सागर से कौन कौन से मिलेंगे। इजिप्ट लगता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं सऊदी लगेगा, यमन लगेगा, सूडान लगेगा। सऊदी लगेगा, ठीक है, यमन लगेगा, सूडान लगेगा और इनमें से आप बात करेंगे एरिट्रिया और जिबूती भी लगेंगे। ठीक है, एरिट्रिया लगेंगे और जिबूती भी होता है इनमें, लेकिन इथोपिया जो है इसमें नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत, पहला सही है। तो केवल एक आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है उससे पहले जो है आप लोग ओके चलिए, इंग्लिश वाला 4th पेज है उसको भी आपके लिए जो है थोड़ा सा, हाँ जिनको भी आपको देखना हो वो आपको अब आराम से, इंग्लिश का पेज है उसको पॉज कर लेंगे और जिनको भी आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना हो आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। चलो 75 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला जा रहा है? निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, कुछ स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है, कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार करना है, इनके बारे में बात करनी है, कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है। पहला हमारा इनमें से क्या कह रहा है? पहला कह रहा है बृहस्पति की धूमिल वलय प्रणाली की जो खोज है वर्ष 1979 में वॉयेजर मिशन के द्वारा करी गई थी। तो बिल्कुल जो पहला स्टेटमेंट आपका, वॉयेजर मिशन जो है यहाँ पर धूमिल वलय प्रणाली इसकी खोज यहीं पर करी गई थी। टाइम था हमारा, ईयर था 1979, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है हमारा, दूसरे को देख लेंगे। दूसरा कह रहा है आयु बृहस्पति का ज्वालामुखी चंद्रमा है। तो नाम पूछा है, फैक्ट पूछा है, सिंपल सा, सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि नासा का जो जूनो मिशन है प्राथमिक रूप से बृहस्पति एवं उसके जो जमे हुए चंद्रमा हैं उनका जो है पता लगाने के लिए जो मिशन है, हमें ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली जूनो एक सौर संचालित हमारा नासा का यान मिलेगा जो कि बृहस्पति के चारों ओर लंबी लुब्धा कक्षाएं बनाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में हमारा जो तीसरा है ये जो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट इसके बारे में जो डिटेल बताएगी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बृहस्पति और उसके जो बर्फीले चंद्रमा होंगे उनका पता लगाने के लिए यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जूनो था 2011 में इसको हमारे द्वारा जो है लॉन्च कर, सॉरी जो 2011 में नासा के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। ठीक, तो यहाँ पर कितने कथन के बारे में पूछ रहा है ना, हमें कितने कथन सही हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दो हमारे पहले और दूसरे इसमें सही बताए गए हैं। 76 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही देखने को मिलते हैं, हमें ये पूछा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। पहला कह रहा है विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसके बारे में, इसके द्वारा घोषित विश्व राइनो दिवस गैंडों की 5 प्रजातियों और संरक्षण प्रयासों को जागरूकता बढ़ावा देने के लिए 22 सितंबर को मनाया जाने वाला 22 कार्यक्रम। सिंपल सी बात है, विश्व राइनो दिवस कब मनाते हैं? तो 22 सितंबर को मनाते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है हमारा। दूसरा कह रहा है कि भारत, भूटान, नेपाल और मलेशिया इन्होंने प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एशियाई गैंडों के लिए नई दिल्ली घोषणा पर यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को उस पर साइन करे थे। तो दूसरा भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक और दो है ना, दोनों सही हो जाएंगे, तो एक और दो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 77 के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है 77? निम्न में से कौन सा विकल्प पीएम वाणी योजना की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? पीएम वाणी योजना के बारे में पूछा है ना। तो पीएम वाणी योजना में हमने देखा था कि जगह जगहों पर पब्लिक प्लेस पर जो वाईफाई वगैरह लगाने की बात करी गई थी पीएम वाणी योजना के अंतर्गत, वहां पर हम देखेंगे तो उनके संबंध में देखेंगे। पहला पैर कह रहा है खुदरा और थोक दुकानदार, चाय की दुकान, किराना स्टोर के मालिकों को पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट सेवा प्रदाता बनकर ग्राहकों को इंटरनेट सेवा करने में सक्षम बनाती है। तो पहले में ही हमारे में पीएम वाणी के रूप में जो सारी डिटेल्स हैं वो दे दी गई हैं। ए स्टेटमेंट ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 के बारे में बात कर लेते हैं। 78 आपके सामने एक क्षारीय मैग्मा के संदर्भ में है ना। ओके, तो जब मैं आपको मैग्मा के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी के अंदर से जो हमारा गर्म गलित पदार्थ है वो बाहर निकल के आता है, वो ठंडा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैग्मा आता है, जो बेसिक हमारा नेचर है उसका होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला हमें इनमें से कह रहा है कि ये फेरो मैग्नीशियम खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है। ये शील्ड ज्वालामुखियों से संबंध होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आमतौर पर महासागरीय भूपर्पटी से संबंधित होता है, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, सही ही आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 79 के बारे में हम बात कर लेंगे। 79 में क्या कह रहा है, ज्वालामुखियों के विलुप्त हो जाने के उपरांत आमतौर पर कौन सी भूवैज्ञानिक विशेषता देखी जाती है। ज्वालामुखी मान लीजिए विलुप्त हो गए तो उनके बाद बेसिकली कौन सी भूवैज्ञानिक ऐसी विशेषता आपको देखने को मिलेगी। व्यापक शील्ड ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेंगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। निष्क्रिय क्रेटर भी ये भी नहीं है। भरे हुए क्रेटर जो झीलों का, बिल्कुल सही बात है। जब ज्वालामुखी जो है गायब हो जाते हैं ना, तो जो भरे हुए क्रेटर जो हैं तो वो झीलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। बन जाते हैं, वहां पर झील बन जाती है, वो झीलों का निर्माण कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका 79 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 80 निम्न पर विचार करना है, कह रहा है इनमें से कितने ग्रहीय सीमाओं की रूपरेखा के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। इनमें से तो देख लेते हैं हमारा इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। पहला कह रहा है ग्रहीय सीमाओं की रूपरेखा पर, तो जीवमंडल की अखंडता में परिवर्तन, सही बात है, ये इन पर प्रकाश डालेगा। महासागर अम्लीकरण, ये भी शामिल होगा। जैव भू रासायनिक प्रवाह में परिवर्तन होगा, ये भी शामिल होगा। और भूमि व्यवस्था में अगर परिवर्तन होगा तो ये भी शामिल होगा। चारों के चारों आपके इसमें शामिल हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो सभी चार इसमें शामिल हो जाएंगे। 81 हमारा क्या कह रहा है, 81 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 81 के बारे में देख लेते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं हमारे, इनके बारे में बात करनी है। पहला कह रहा है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC परियोजना जो है, इस पर नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में हमारा जो भारत है इसने इस पर साइन करे थे, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इसके बारे में सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पर्यावरण प्रभाव संबंधी जो चिंताएं हैं इनका समाधान करना, दायित्व सुनिश्चित करना, निर्माण कार्य या फिर परियोजनाओं के संचालन में जो हरित व पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं इनका पालन करना, इस परियोजना के प्रमुख पहलू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है क्वाड के सभी साझेदार इसके हिस्सा हैं, तो नहीं, सारे के सारे नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा। भारत है हमारा, अमेरिका है, इसमें सऊदी है, संयुक्त अरब अमीरात है, इटली है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो है इसमें, ना कि क्वाड के सारे हम इसमें नहीं मिलेंगे। तो कितने सही देखने की बात कर रहा है, तो एक और दो, केवल दो हमारे इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब आप जल्दी से आपका जो भी इंग्लिश वाला पेज है, आप जल्दी से इंग्लिश वाले पेज को देख लीजिए, उसके बाद हम जो है जल्दी ही आगे बढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में, ठीक है। जिनको भी इंग्लिश में अपना क्वेश्चन पढ़ना है वो आराम से पॉज करके अपना इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 82 कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, जो आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना जिसके बारे में, तो उज्ज्वला योजना जिसके बारे में हमने जो गैस सिलेंडर चूल्हे कलेक्शन वगैरह में लेते हैं हमें, उसकी संबंध में बात करी जा रही है। तो उज्ज्वला योजना के बारे में कह रहा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है हमें, तो जो मंत्रालय बताया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा मंत्रालय। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उज्ज्वला 2.0 के चरण 2 का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की 50 मिलियन महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करना है, ठीक है। तो ये 50 मिलियन महिलाओं को LPG, और ये गरीबी रेखा से नीचे नहीं। तो देखो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो बात जो हमें उज्ज्वला 2.0 के तहत जो मौजूदा लाभार्थी हैं उनको अतिरिक्त 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान करे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और 21 लाख घरों तक पाइप से जो गैस पहुंचाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, तो ये दूसरा है आपका, ये दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे गलत, ठीक है। यहाँ पर जो LPG थी ना इनकी, यहाँ पर जो BPL था, इसको जो है उसके बारे में बात नहीं करी गई थी 2.0 में, ठीक है। तो ठीक, तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, सही के बारे में पूछी जा रही, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, केवल एक हमारे यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो 83 देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करना है, कुछ अकशेरुकी दी गए हैं और इनकी विशेषता यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से यहाँ पर सही पूछ रहा है ना, ठीक है, सही पूछ रहा है। तो एनालिट्स के बारे में कह रहा है इनमें लिम्ब होते हैं, ठीक है, संधि युक्त पाद होते हैं, यानी कि लिम्ब जिनको हम बोलते हैं, तो बिल्कुल सही बात होती है। ये अच्छी तरह से विकसित आंतरिक अंग होते हैं, इनमें विश्व में लगभग हर जगह मिल जाते हैं, जिन्हें हम एनालिट्स बोलते हैं। इनका शरीर है वो अलग अलग खंडों में विभाजित रहता है, ध्यान रखेंगे। तो ओके, जस्ट अ सेकंड, ये हम इनके बारे में बात कर रहे हैं ना, एनालिट्स के बारे में, ठीक है। तो एनालिट्स के बारे में हम बात करेंगे तो ध्यान रखना है लिम्ब इनमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि कह रहा है लिम्ब होते हैं, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एनालिट्स में लिम्ब आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब लिम्ब ये इसमें आते कौन कौन है, एनालिट्स के एग्जाम्पल देखें तो केंचू आ जाएगा, जोक आ जाएगा, राउंड बॉम आ जाएगा। ऑर्थोपोड्स के बारे में बात करेंगे तो ऑर्थोपोड्स में कह रहा है इनमें कोई लिम्ब नहीं होते, तो ध्यान रखेंगे इनमें लिम्ब होते हैं और जिससे ये गमन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे तो इसमें जो है क्रंटेशियस और जो कीट इंसेक्ट आते हैं हमारे, वो शामिल हो जाएंगे, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कीटों के बारे में, कीट जो है शरीर 3 भागों में विभाजित होने के
6 पैर होते हैं इनके अंतर्गत। तो कीट